अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सेकेंड ईयर फिज़िक्स का हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है कैपेसिटर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटर क्या चीज़ है? जिस तरह करंट फ़्लो करता है, पानी भी फ़्लो करता है, लेकिन अगर पानी का फ़्लो स्टॉप किया जा सकता है, ठीक है, जैसे ही एक कंटेनर में आप पानी स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह एक फ़्लो करता हुआ चार्ज जिस कंटेनर में स्टोर करते हैं, उस कंटेनर का नाम है कैपेसिटर, ठीक है। तो कैपेसिटर का दूसरा नाम क्या होता है? कंडेंसर। और डेफिनेशन जैसा कि मैंने आपको अभी बता दी कि फ़्लो करता हुआ चार्ज जिस कंटेनर में स्टोर करते हैं उसको हम बोलते हैं कैपेसिटर। तो यहाँ भी यही डेफिनेशन लिखी हुई है, डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कॉल्ड कैपेसिटर, ठीक है। अच्छा, टाइप्स की बात करते हैं। मार्केट में दो तरह के कैपेसिटर अवेलेबल होते हैं। पहला है फिक्स्ड कैपेसिटर और दूसरा है वेरिएबल कैपेसिटर, ठीक है। अच्छा, अब ना इसकी हम वर्किंग बढ़ते हैं कि कैपेसिटर की परफॉर्मेंस कैसी होती है, ये किस तरह की इसकी वर्किंग होती है। उसके लिए ये डायग्राम है आपके पास। ये दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है। दोनों के दरमियान फासला जो है वो डी है। ये बैटरी है और ये स्विच है, ठीक है। एक प्लेट कनेक्ट है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, दूसरी प्लेट कनेक्ट है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऐसा सर्किट जहाँ पर आपको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस रिक्वायर्ड होती है, वहाँ फिक्स कैपेसिटर को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यानी कि आपको ये बताना चाह रहा है कि फिक्स कैपेसिटर कहाँ यूज़ होता है और वेरिएबल कैपेसिटर कहाँ यूज़ होता है। तो यही बताया, ऐसा सर्किट जहाँ पर फिक्स अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस चाहिए होती है, वहाँ पर आप फिक्स कैपेसिटर को यूज़ करते हैं। और जहाँ पर कैपेसिटेंस की वैल्यू को चेंज करना हो, जैसे एक सर्किट होता है एलसी ऑसिलेटर सर्किट, ठीक है। एलसी ऑसिलेटर सर्किट, ये जो है आप चैप्टर नंबर 16 में डिस्कस करेंगे। इसका काम होता है सिग्नल को ट्रांसमिट या फिर रिसीव करना, ठीक है, के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर जो है वेरिएबल कैपेसिटर हम यूज़ करते हैं। अच्छा, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आपको समझ आ गई होगी फिक्स कैपेसिटर कब चाहिए होता है और वेरिएबल कब चाहिए होता है, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है कि आपके पास दो मेटल प्लेट्स हैं। मेटल प्लेट्स का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है। दोनों प्लेट्स के दरमियान जो फासला है वो डी है, ठीक है। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान इंसुलेशन का होना ज़रूरी है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक का होना ज़रूरी है। फर्स्ट परफॉर्मेंस ये है कि या इसमें एयर हो प्लेट्स के दरमियान या वैक्यूम हो। अब कैपेसिटर की प्लेट्स को बैटरी से कनेक्ट करेंगे, फिर हम स्विच को क्या कर देंगे, क्लोज़ करेंगे। जब हम स्विच को क्लोज़ करेंगे तो करंट फ्लो करेगा, ठीक है। जैसे ही आपने स्विच को क्लोज़ किया तो क्या हुआ, जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये पॉजिटिव प्लेट्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाएगा। दोबारा सुने, स्विच को हमने क्या किया, स्विच को हमने क्लोज़ किया। स्विच क्लोज़ करने से ये हुआ कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये इस प्लेट्स में से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज छोड़ देगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से प्लेट पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस प्लेट पर कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कैपेसिटर की एक प्लेट को चार्ज किया गया है कंडक्शन के ज़रिए और दूसरी प्लेट चार्ज हुई है इंडक्शन के ज़रिए, ठीक है। ये थी, इसको हमने जो है ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। अच्छा, उसके बाद ना बिलफर्ज, अगर Q जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है प्लेट्स पर, यानी कि इस पर भी Q अमाउंट ऑफ चार्ज है इस पर भी, तो अब हमें क्या चाहिए, हम ये कहेंगे इसका रिलेशनशिप यानी कि मैथमेटिकल स्टेप कि Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। तो Q इक्वल क्या आ जाएगा, CV। C यहाँ पर क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। इसको हम कैपेसिटेंस भी कहते हैं। और कैपेसिटेंस क्या होता है, एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर दी चार्ज, किसी कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की सलाहियत, यानी कि एक कैपेसिटर कितनी मिकदार में चार्ज को स्टोर कर सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं, ठीक है।
और कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है? फेरेड। अगर आप फार्मूला निकालना चाहें तो इंतहाई आसान फार्मूला है। फार्मूला ये बनेगा इसका C इक्वल क्यू ओवर वी। C इक्वल क्यू ओवर वी। C क्या है? कैपेसिटेंस, Q क्या है? चार्ज, और V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ तक बात क्लियर हुई? आपने अभी एक फार्मूला देखा C इक्वल क्यू ओवर वी। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं तो कैपेसिटेंस पर क्या असर पड़ेगा, इस फार्मूले को दोबारा मैं लिख देती हूँ। C इक्वल क्यू ओवर वी। आपसे क्या पूछा जाए कि अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं तो कैपेसिटेंस पर क्या असर पड़ेगा, तो आपका आंसर यही होगा कि इन दोनों के दरमियान इन्वर्स का रिलेशन है। अगर ये ज़्यादा तो ऑटोमेटिकली ये कम, या फिर अगर ये कम तो ऑटोमेटिकली ये ज़्यादा। तो यहाँ पर ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। क्यों? आपने ये याद रखना है कि आपने यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट निकाला है। अगर आप वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, तो चार्ज भी इंक्रीज़ होगा। दोनों लीनियर अमाउंट में इंक्रीज़ करेंगे लेकिन रेशो सेम रहेगी। क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज या चार्ज को इंक्रीज़ करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज़ नहीं होगी। बिलफर्ज अगर ये 2 कॉलम इंक्रीज़ हुआ है और ये 2 वोल्ट इंक्रीज़ हुआ है तो आपके पास जो कैपेसिटेंस रहेगी उस पर कोई असर नहीं होगा, वो 1 फैराड ही रहेगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आई है बात की? अच्छा, उसके बाद क्या कहता है एक और क्वेश्चन कि अगर हमें ज़्यादा वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस चाहिए तो कौन से पैरामीटर चेंज होंगे, तो यहाँ पर आप कहेंगे ज्योमेट्री ऑफ कैपेसिटर। क्या? दोबारा सुने कि हमें अगर ज़्यादा वैल्यू का कैपेसिटेंस चाहिए, ज़्यादा वैल्यू चाहिए कैपेसिटेंस की, तो कौन से पैरामीटर चेंज होंगे, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर? ज्योमेट्री ऑफ कैपेसिटर। ठीक है। अच्छा, अब बुक में स्टेटमेंट लिखी हुई है द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ज्योमेट्री ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करती है ज्योमेट्री ऑफ कैपेसिटर पर, ठीक है, और मीडियम बिटवीन प्लेट्स पर और सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स पर। MCQ में आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। कैपेसिटेंस डिपेंड करती है 3 फैक्टर पर। फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्री, सेकंड मीडियम क्या है, एयर है, वैक्यूम है, क्या है, और थर्ड क्या है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। यहाँ तक बात समझ आई है? अच्छा, ये तो था, आपने क्या पढ़ा इसमें? आपने इसमें कैपेसिटर को पढ़ा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लॉन्ग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी हम ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक का नाम है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कहता है डायग्राम आप पीछे वाली ही यूज़ करेंगे। को आपने फ़र्ज़ किया आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, वही बात पीछे वाली सारी, और जो मेटेलिक प्लेट्स हैं उनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A है, फासला जो है वो D है। उसके बाद कहता है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज़ सो स्मॉल। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर क्या है, यूनिफॉर्म है प्लेट्स के दरमियान। तो आपने देखना है कि इनके दरमियान कोई ना कोई डाई इलेक्ट्रिक ज़रूर होना चाहिए। तो उनके दरमियान जो डाई इलेक्ट्रिक है या तो वो एयर होगा या फिर वो क्या होगा, वैक्यूम होगा। मेरी बात समझ आई है? अभी आपने पीछे जो है डायग्राम को एक्सप्लेन किया है ना, उसी से हम थ्योरी, मैंने उसको उसी से आपको थ्योरी बताई है। और अब हम अपनी पहली इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं, C इक्वल क्यू ओवर वी। इस इक्वेशन से आप फेमिलियर हैं, अभी हमने इसको ब्रीफली डिस्कस भी किया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले टॉपिक से आपने इंटेंसिटी की वैल्यू निकाली E इक्वल वी ओवर डी, ठीक है। यहाँ से आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो वो निकला V इक्वल ED, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ये हमें कहाँ पुट करनी होगी, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी होगी। तो आपने क्या करना है यहाँ पर, बाय यूजिंग द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। अच्छा, यहाँ पर हमने गाउस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन को क्यों सहारा लिया, आपने देखा ना गाउस लॉ की जो थर्ड एप्लीकेशन थी उसमें भी 2 पैरेलल प्लेट्स थी, एक पर पॉजिटिव चार्ज था, एक पर नेगेटिव। आज जो हमारा टॉपिक है वहाँ पर तो ऐसी है ना कि कैपेसिटर के कैपेसिटर की 2 प्लेट्स हैं, एक पर बिल तरतीब पॉजिटिव चार्ज और एक पर बिल तरतीब क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, गाउस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन का जो फाइनल रिजल्ट था वो आपके पास था जनाब ये E इक्वल सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। हमने इसी का सहारा लिया। तो ये क्वेश्चन में लिखी हुई है E इक्वल सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। आपने क्या करना है, यहाँ से आपको क्या मिला, E मिला, तो आपने
V इक्वल ई डी वाली इक्वेशन में E की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आपके पास फाइनल रिजल्ट निकला, V इक्वल सिग्मा D ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, अब कहता है Q जो है वो चार्ज है प्लेट्स पर और जो एरिया A है। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे तो इक्वेशन बनती है V इक्वल क्यू डी ओवर A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जो यही वाली इक्वेशन है V की, जो आपकी सबसे पहली इक्वेशन थी वो क्या थी, C इक्वल क्यू ओवर V। C इक्वल क्यू ओवर V वाली इक्वेशन में इस इक्वेशन को पुट करेंगे, C एज इट इज़, Q एज इट इज़। ठीक है, और V की जगह आपने पुट किया क्यू डी, C इक्वल क्यू ओवर V वाली इक्वेशन में पुट करनी है, C एज इट इज़, Q भी एज इट इज़, और V की जगह आप पुट करेंगे क्यू डी ओवर A एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद इसको अरेंज किया तो रिज़ल्ट निकला C इक्वल A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। ये वैक्यूम लिखा हुआ है तो इसके लिए जो कांस्टेंट है वो क्या है, एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, C वैक्यूम इक्वल A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। तो आप यहाँ पर कहेंगे जो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो डिपेंड्स करता है किन किन फैक्टर पर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन नॉट के, आगे एप्सिलॉन नॉट यूज़ होगा इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है। और जो कैपेसिटेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डी के। डी क्या था, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, दो प्लेट्स के दरमियान का फासला। अच्छा, आपने जो अभी फार्मूला देखा था ना पीछे, तो उससे ये प्रूव हुआ कि जो कैपेसिटेंस है ना वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मीडियम पर, एरिया ऑफ प्लेट्स पर और सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स पर। अच्छा, अब अगर हम पहले तो आपने कहा कि कैपेसिटर की दो प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम है तो उससे जो रिजल्ट निकला था वो था C वैक्यूम इक्वल A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। अच्छा, अगर अब हम यूज़ करते हैं डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है, तो क्या होगा, अगर इंसुलेटिंग मटेरियल जिसको हम डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं उसमें जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन R होती है, वो हम इंसर्ट करेंगे इस प्लेट्स के दरमियान तो कैपेसिटेंस ऑफ जो कैपेसिटर होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इसको हम बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। अब हम इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या है, इसमें भी वही कहता है कि आपके पास डाई इलेक्ट्रिक है दो प्लेट्स के दरमियान, तो रिलेशन तो वही यूज़ होगा C इक्वल क्यू ओवर V आपने अभी ये प्रीवियस इक्वेशन में आपने इक्वेशन V की आपने कैलकुलेट की थी ना, V इक्वल क्यू डी ओवर A एप्सिलॉन नॉट था, अब आप साथ एप्सिलॉन नॉट R भी लिखेंगे, एप्सिलॉन R भी लिखेंगे। ठीक है, इसको दोबारा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट फार्मूला लेना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद C वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। C वाली इक्वेशन जो थी C, उसमें C एज इट इज़ वही स्टेप है सारा, बस एप्सिलॉन R का इसमें है डिफरेंस है, और पीछे आपने सारा थोड़ा एक्सप्लेन किया, हर आपने पैरामीटर की वैल्यू कैलकुलेट किया। यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी थी तो हम जस्ट पुट करते गए। तो C एज इट इज़, Q भी एज इट इज़, V की जगह आ जाएगा क्यू डी ओवर A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। कैंसलेशन हुई तो बाकी बचा C मीडियम इक्वल A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डिवाइडेड बाई D। पीछे भी यही इक्वेशन थी। जी जनाब, ये इक्वेशन बता रही है कि कैपेसिटेंस डिपेंड करती है, वही पीछे वाली बात है, एरिया ऑफ प्लेट्स पर, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स पर और मीडियम बिटवीन प्लेट्स पर, कि मीडियम क्या है, वैक्यूम है, एयर है, क्या डाई इलेक्ट्रिक है। ठीक है, यहाँ तक तो सिंपल कैलकुलेशन थी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, हमारा अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में ये होगा, जो इक्वेशन नंबर 9 है ना, और पीछे आपको इक्वेशन नंबर 7 जो मैंने आपको प्रूव करवाई उसमें इक्वेशन नंबर 7 है, इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे। तो इक्वेशन नंबर जो 7 थी वो थी C वैक्यूम इक्वल A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, और ये है C मीडियम A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D। इन दोनों को डिवीजन करते हैं तो देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो आगे करते हैं क्या होगा। आपने इक्वेशन 9 को इक्वेशन 7 पर डिवाइड किया, लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर। तो यहाँ से रिजल्ट निकला कैपेसिटेंस इन मीडियम, कैपेसिटेंस इन वैक्यूम इक्वल टू एप्सिलॉन R। ठीक है, अच्छा, ये जो एप्सिलॉन R है ये डाई इलेक्ट्रिक कोफिशिएंट है या फिर डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस, साथ फार्मूला भी देखें, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को डिफाइन करें, रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस, क्या बताया मैंने, रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस, और कैसा कैपेसिटर है, पैरेलल कैपेसिटर है, ऑफ पैरेलल कैपेसिटर विद इंसुलेटिंग सब्सटेंस एज द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। कहता है आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस की हम रेशो को ले रहे हैं। ठीक है, एज अ मीडियम बिटवीन प्लेट्स, इसके दरमियान कोई ना कोई मीडियम है,
और विद द वैक्यूम एज अ मीडियम बिटवीन दैम। क्या बताया? रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद इंसुलेटिंग सब्सटेंस एज अ मीडियम। इंसुलेटिंग सब्सटेंस को मीडियम के तौर पर चूज़ करेंगे टू इट्स कैपेसिटेंस। यहाँ पर हम कहते हैं इंसुलेटिंग कोई मीडियम को यूज़ करेंगे, और टू यहाँ पर हम किसको यूज़ करेंगे? वैक्यूम को, वैक्यूम एज अ मीडियम। यहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक एज अ मीडियम है, यहाँ पर वैक्यूम एज अ मीडियम है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये तो था आज का टॉपिक। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था, आखिरी लॉन्ग था इस चैप्टर का। जो आगे टॉपिक रह गए हैं, 2 टॉपिक हैं, वो लॉन्ग में तो नहीं आते, लेकिन शॉर्ट और MCQs में जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, आपने रेलिवेंट एग्जांपल्स आज वाले टॉपिक के फार्मूलाज से जो रेलिवेंट एग्जांपल्स हैं आपने उन पर फोकस करना है। ठीक है, न्यूमेरिकल इंशाल्लाह मैं आपको खुद करवाऊंगी। और क्या नाम उसका, अच्छा एक और काम, MCQs लाजमी क्या करें, काइंडली प्लीज़ हर टॉपिक जो आपने पढ़ा उसके रेलिवेंट MCQs लाजमी क्या करें। ठीक है, और रही बात शॉर्ट क्वेश्चन की, तो वो भी आपने लाजमी करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।